Hello, my dear friends. Welcome to BNP Campus. Today we will discuss समास. ठीक है, तो आज हम लोग हिंदी का समास पढ़ने वाले हैं. ठीक, इसके पहले मैंने आपको संधि के दोनों चैप्टर पढ़ा दिए हिंदी में, ठीक है ना, और वर्णमाला के. ठीक, ये संधि ऐसे नहीं इधर छोटी के रहेगा. वर्णमाला मैंने पढ़ा दिया आपको, और भाषा और व्याकरण, हिंदी का आपको भाषा और व्याकरण मैंने खत्म कर दिया. ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे समास को और समास की परिभाषा और भेद के बारे में. ठीक है बालक, चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं. समास की बात अगर करें बालक हम लोग, तो समास जो होता है वो पदों में होता है. ठीक है ना, समास किस में होता है? वो पदों में होता है. यहीं अगर संधि की बात की जाए, देखिए संधि, तो संधि जो होती है बालक वो होता है आपका वर्णों में, लेकिन समास किस में होता है? पदों में होता है. और समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है संक्षेप अर्थात छोटा करना. ठीक है, अगर इसके विलोम की बात की जाए, तो समास का जो विलोम होता है वो होता है व्यास अर्थात फैलाना. ठीक है ना, कुछ लोग समास का ना विलोम विग्रह कर देते हैं, क्योंकि विग्रह गलत वर्ड है. ठीक है ना, समास का जो विलोम होगा वो होगा आपका व्यास. इसकी परिभाषा की बात करें हम लोग, तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, और समास की प्रक्रिया से बनने वाले नवीन शब्द को समासिक पद कहते हैं. ठीक है, तो ये अब समास का डेफिनेशन है. और मैं फिर से बता दूं कि समास का जो शाब्दिक अर्थ होगा बालक वो छोटा होगा. ठीक है ना, लेकिन समास का जो विलोम शब्द होगा वो व्यास हो जाएगा. ठीक है ना, देखिए समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं. पहला जो है अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास. आइए थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं. ठीक है ना, फिर आगे डिस्कस करते हैं. देखिए अव्ययी का मतलब होता है बालक जिसमें अव्यय, ठीक है ना, इसमें अव्यय आता है, ठीक, उपसर्ग आता है. ठीक है ना, ये फाइंड आउट पहचाने का तरीका है. ठीक है ना, बहुव्रीहि में क्या होता है, कोई तीसरा अर्थ निकलता है. कैसा अर्थ निकलता है? तीसरा अर्थ निकलता है. ठीक है ना, और तत्पुरुष समास में आप लोग जानते हैं, अगर कारक पढ़े होंगे हिंदी के, नहीं पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, ये सब पूरा कारक पर डिपेंड है. ठीक है ना, और देखिए द्वंद्व समास जो होता है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं. ठीक, दोनों पद प्रधान होते हैं. द्विगु में क्या पकड़ना हमको? सिर्फ और सिर्फ नंबर्स आएंगे, संख्यावाचक. बच गया कर्मधारय, तो इसमें उपमेय में उपमान रहित कार्यक्रम होता है. ठीक है, तो इसलिए इसमें कर्मधारय होता है, या कह सकते हैं कि विशेषता बताने वाला कार्यक्रम. ठीक, ये इसकी थोड़ी सी झलक है, और आगे हम लोग देखते हैं. जैसे देखिए कह रहा है कि अव्ययी भाव समास, तो अव्ययी भाव समास में बालक पहला जो पद होता है, जिसको हम लोग पूर्व पद भी कह सकते हैं या तो पहला पद कह सकते हैं, वो अव्यय होता है. ठीक है ना, और प्रधान होता है. प्रधान का मतलब ये होता है मुख्य. ठीक, उत्तर पद होता है जिसको हम अंतिम पद कहते हैं, और अप्रधान होता है और गौण भी होता है. ठीक, जैसे इसमें टिक की बात करें बालक, तो देखिए अव्ययी भाव समास में क्या आता है, जैसे कि उसमें कोई अव्यय हो. मतलब अव्यय क्या होता है कि ऐसे शब्द जो लिंग, कारक आदि के आधार पर अपने रूप में कोई परिवर्तन न करे. ठीक है ना, जैसे वो ऐसे शब्द होंगे जिनमें कोई चेंजेस ही ना हो अव्ययी भाव समास में. ठीक, दूसरा होता है पुनरुक्त शब्द. पुनरुक्त शब्द का क्या मतलब होता है? शब्दों का डबलिंग हो जाता है, जैसे धीरे धीरे, अभी अभी. ठीक है ना, जैसे दिनों दिन, समझ रहे हैं, दिनों दिन, रातों रात, मतलब उन्हीं शब्दों का क्या हो जाता है? डबलिंग हो जाता है. ठीक है, तो उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं? अव्ययी भाव समास कह देते हैं. ठीक है ना, और कुछ ना कुछ उपसर्ग आते हैं. ये तीन बात आपको जानना है, और इससे आप अव्ययी भाव समास को क्लियर कर लेंगे. ठीक है, आइए देखते हैं. जैसे देखिए इसमें मैंने बता ही दिया आपको कि पहला पद प्रधान होता है, पहला पद या पूरा पद ही अव्यय हो जाता है. ठीक है ना, जैसे देखिए यथामति, यथा का मतलब होता है के अनुसार. ठीक है ना, तो इसका अर्थ निकल गया जैसे मति के अनुसार. आमरण, देखिए आज है बालक आपका, ये उपसर्ग हो गया. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? मृत्यु तक. न इसमें यथा और आ अव्यय. ठीक है ना, तो यथा और आ क्या बच्चा? अव्यय है. ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग. जैसे आजीवन मतलब जीवन भर. देखिए इसमें क्या है? आ आपका उपसर्ग हो जाएगा. रातों रात यानी रात ही रात में. यथा सामर्थ्य, देखिए यथा, इसका जो हो जाएगा समासिक पद हो जाएगा सामर्थ्य के अनुसार. जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार. यथाक्रम, क्रम के अनुसार. हर रोज यानी रोज रोज. प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन. यथा विधि यानी विधि के अनुसार. देखिए इसमें जितना देख रहे हैं, यथा, प्रति, हर, यथा, यथा, ये सबका सब जितना होता है वो सबके सब उपसर्ग होते हैं बालक. ठीक है, और अगर उपसर्ग, अव्यय और शब्दों का डबलिंग मिल जाए, जिसे हम लोग पुनरुक्त शब्द बोलते हैं. ठीक है ना, देखिए शब्दों का जो डबल मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं पुनरुक्त शब्द. पुनरुक्त शब्द. ठीक है ना, जैसे मैंने लिखा है रातों रात. अब ये बालक जो है ये पुनरुक्त शब्द है. ठीक है ना, तो अगर ऐसा भी मिल जाए आपको तो समझ जाइएगा कि वहां पर कौन समास है?
अव्ययी भाव समास है, या तो आपको उपसर्ग मिल जाए। ठीक, कुछ और है, देखिए जैसे यथा एक उपसर्ग है। यथा का हिंदी होता है जैसे जैसा, अनुसार। देखिए जैसे यथाशक्ति, यथोचित। देखिए भर का मतलब होता है भरा, जैसे भरपेट, भरपूर। आ का मतलब होता है तक, आजीवन यानी पूरा जीवन तक। आमरण, मरण तक। आकंठ, कंठ तक अर्थात गले तक। आ समुद्र, समुद्र तक। आ उपसर्ग है, उसका अर्थ होता है तक। जैसे स उपसर्ग है जिसका हिंदी अर्थ होता है सहित। जैसे सादर, हम बोलते हैं ना कि आदर सहित इनको लेके आइए। सपरिवार यानी पूरा परिवार सहित। सावधान। ठीक है। अब देखिए जैसे अनु का मतलब होता है पीछे, तो उसका क्या मतलब हो गया, अनुदिन, अनुचर। उप का मतलब होता है समीप। ये जितने भी मैंने यहाँ आपको दिख रहे होंगे, ये सबके सब आपके उपसर्ग हैं। क्या है बालक, उपसर्ग हैं। ठीक, जैसे उप का मतलब होता है समीप यानी उपायुक्त, या कह सकते उप प्रधानमंत्री। प्रति का मतलब होता है हर, तो प्रतिदिन, प्रतिवर्ष। हर का मतलब होता है प्रति यानी हर पल, हर दिन। ये दिन नहीं है, ये हो जाएगा आपका हर दिन। ठीक है। अब देखिए जैसे भावत का मतलब होता है जब, जब या तब, या हो जाता है भावत जीवन। ठीक है ना। ला का मतलब हो जाता है रहित यानी लाजवाब, ला इलाज, लावारिस। ना का मतलब होता है रहित, नालायक, नापाक। बे का मतलब होता है यानी रहित यानी बेशर्म। बेशर्म क्या मतलब हो गया, जिसके पास कोई शर्म नहीं है, मतलब शर्म से रहित है। बेहया, बेवफा। देखिए जैसे नी है, तो नी का मतलब होता है रहित, तो निडर मतलब जो बिना डर का है, मतलब डर रहित है वो, उसके अंदर डर ही नहीं है, निडर है। निर्भय, निराकार, निर्जन। वी उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है विज्ञान, सॉरी, वी का अर्थ होता है वी, ठीक है ना, उसका हम लोग उपसर्ग जोड़ के बनाते हैं, जैसे विज्ञान, विस्मरण, विफल। ठीक है। बा का मतलब होता है सहित यानी बा इज्जत, बाकायदा। अब देखिए यहाँ पर एक दिया है बच्चा उन, उन का मतलब होता है कम, उनका मतलब होता है एक, कम। ठीक है। तो 19 अगर आपसे कोई पूछे तो ये अव्ययी भाव समास है। ठीक है। कौन समास है, अव्ययी भाव। लेकिन अब देखिए जितना भी, जैसे हम लोग बोल दिया 29, ठीक है ना, 39, तो जितना भी उन से बने शब्द रहेंगे वो सबके सब अव्ययी भाव समास होंगे। ठीक है ना। तो आपको अव्ययी भाव समास में क्या चीज केयर करना है, जैसे देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि आपको पहली बात उपसर्ग केयर करना है। इसमें उपसर्ग आएगा शब्दों के पहले। ठीक, या तो अव्यय आएगा। अव्यय का मतलब ऐसा शब्द जो अपने लिंग, वचन, कारक के आधार पर जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। और आएगा आपका पुनरुक्तु शब्द, पुनरुक्त शब्द। ठीक है ना। ये तीन चीजों का केयर करना है आपको, और इससे आप पहचान लेंगे कि अव्ययी भाव समास है या नहीं है। अब चलिए हम बात करते हैं बालक तत्पुरुष समास की। ठीक है। तो तत्पुरुष समास में मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्ति कारक के बारे में जानता होगा वो तत्पुरुष समास आराम से कर लेगा। फिर भी हम यहाँ कोशिश करेंगे आपको बताने की, समझिएगा। ठीक है ना। जैसे देखिए इसमें पूर्व पद अप्रधान होता है और उसका उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद का मतलब वही अंतिम पद। ठीक है ना। अंतिम पद क्या होता है, प्रधान होता है। कारक को हमको जानना है। कारक अगर आप नहीं जानते होंगे, देखिए याद करिए, कर्ता ने कर्म को, याद आ रहा है, करण से या के द्वारा कह सकते हैं आप इसको। ठीक है ना। ठीक, तो इन्हीं पे डिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है ना, तत्पुरुष समास। समझते हैं जैसे अब कुछ विभक्तियों के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के प्रकार होते हैं। जैसे देखिए इसमें हमको कर्ता वाला कारक नहीं पढ़ना, ठीक है, कर्म तत्पुरुष पढ़ना है। कर्म तत्पुरुष यानी को, कर्ण तत्पुरुष यानी से द्वारा, संप्रदान तत्पुरुष का मतलब के लिए, अपादान का मतलब से या अलगाव की बात करते हैं। ठीक है ना। ठीक, संबंध तत्पुरुष यानी का के की के, अधिकरण तत्पुरुष यानी में और पर। इतने हमको विभक्तियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। देखिए अब कुछ कारक मैंने यहाँ लिखा है और जिसका अर्थ क्या है, जिसका विभक्ति परसर क्या है। तो कर्म कारक जो होता है यानी कि जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वो आपका कर्म कारक हो जाता है। ठीक है ना। जैसे राम ने आम खाया। ठीक, राम ने खाया, क्रिया का फल, उसके, जिस क्रिया का फल पड़ता है, ठीक है ना, जिस पर, तो वो आपको हो जाएगा कर्म कारक। ठीक, तो कर्म का आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा। और करण जिस साधन से क्रिया की गई हो, इसका जो विभक्ति परसर्ग आता है या से या के द्वारा आता है। संप्रदान का जो होता है कि जिसके लिए क्रिया की गई हो, वो के लिए या को आता है। ठीक है ना। अपादान का मतलब होता है जिसमें पृथकता का भाव प्रकट हो। पृथकता का मतलब होता है अलगाव का भाव। ठीक है। इसमें एक चीज और आता है, अगर आप इसके नहीं जान, देखिए जिसमें अगर रक्षा की बात करें, तुलना की बात करें, ठीक है ना, लज्जा की बात करें, तो वहां पर भी आपका अपादान कारक हो जाता है।
संबंध कारक में का, की, के, और अधिकरण में और पर आता है। ठीक है, चलिए जैसे देखिए मैंने यहाँ नोट करके लिखा भी है, जहाँ पर रक्षा, तुलना, भय, लज्जा, अलगाव हो तो वहां पर भी अपादान कारक होता है। ठीक, और जहाँ पे रुचि की बात करे बच्चा, ठीक है ना, जैसे किसी चीज में मुझे इस चीज में रुचि है, तब वहां पे संप्रदान कारक हो जाता है। और जैसे कुछ अंग विकार की बात करें, ठीक है ना, जैसे कि वो आंखों से अंधा है, पैरों से ऐसा है, तो जब अंग विकार की बात करें तब वहां पर भी करण कारक हो जाता है। ठीक है, ये इतनी चीजें आपको क्लियर करना है। मैं अभी आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगा, ठीक है ना, कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं जिसे समझेंगे हम लोग, जिससे कर्म तत्पुरुष कह रहे हैं। देखिए जैसे परलोक गमन, यानी परलोक को गमन, देखिए कर्ता ने कर्म को, देखिए जब को आ जाए तो आप समझ जाएगा कि कर्म तत्पुरुष है। स्वर्गगत यानी स्वर्ग को गया हुआ, मरणासन यानी मरण को पहुंचा हुआ, देखिए को, ठीक है ना, ग्रामगत यानी ग्राम को गया हुआ, रथ चालक रथ को चलाने वाला, यश प्राप्त यश को प्राप्त, देखिए को आ जा रहा है। ठीक है ना, तो जहां पर भी आपको को दिखाई दे परसर्ग या परसर्ग में, तो आप समझिएगा कि वहां पर तत्पुरुष समास है। ठीक है ना, और आगे देखते हैं हम लोग। जैसे कर्ण, कर्ण तत्पुरुष है, कर्ण तत्पुरुष में क्या आएगा, या तो से आएगा या तो के द्वारा आएगा। जैसे मद मस्त यानी मद में मस्त, सुर रचित यानी सुर द्वारा रचित, देखिए से आ गया या तो द्वारा आ गया, पहचाने का यही तरीका है। आपने कर्ण तत्पुरुष पहचान लिया। अब देखिए जैसे मन गढ़न यानी मन से गढ़ा हुआ, से आ गया। रोग मुक्त रोग से मुक्त, मदांध मद से अंधा, हस्तलिखित हस्त से लिखित, मनमाना मन से माना, देखिए इसमें से आया है, तो कर्ण तत्पुरुष में से आएगा या तो के द्वारा आएगा। क्लियर है, आगे देखिए कुछ संप्रदान कारक हैं। संप्रदान कारक में क्या आता है, के लिए, ठीक है ना, जैसे मैंने बोला राह खर्च यानी राह के लिए खर्च, ठीक है ना, ऐसा कार्यक्रम है जो राह के लिए हम लोग खर्च किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, हथघड़ी यानी हाथ के लिए घड़ी, मार्ग व्यय मार्ग के लिए व्यय, यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला, विद्यालय विद्या के लिए आलय, हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी, हवन सामग्री हवन के लिए सामग्री, ठीक है ना, माल गोदाम माल के लिए गोदाम, युद्ध भूमि युद्ध के लिए भूमि। तो तत्पुरुष समास में क्या आता है बच्चा, के लिए आता है। ठीक है ना, तो आपको ऐसे ही पहचानना है कि संप्रदान कारक में क्या आता है। ठीक, आगे देखिए। अब कह रहा है बच्चा कि अपादान, अपादान का मतलब होता है से यानी अलग का भाव, उससे अलग हो जाए, जिसे ऋण मुक्त यानी कि वो ऋण से मुक्त हो गया, यहाँ अलग के भाव भाव आ रहा है। ठीक है ना, जैसे जन्मांध यानी जन्म से अंधा, कैसे अंधा, वो जन्म से अंधा है। ठीक है ना, देश निकाला देश से निकाला, धर्म भ्रष्ट धर्म से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट पथ से भ्रष्ट, पातनी पथ रहेगा। ठीक है ना, लक्ष्य भ्रष्ट लक्ष्य से भ्रष्ट, गुणहीन गुणों से हीन, जातिच्युत यानी जाति से च्युत, धनहीन धन से हीन, धर्म से विमुख, भय से भीत। तो इसमें क्या आएगा बालक, से आएगा, और इसका क्या मतलब होगा, अलग होने की बात करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। क्लियर है, अब देखिए संबंध तत्पुरुष की बात करने वाला अगर हम लोग, तो का के की आता है। ठीक है ना, जैसे कि लोकसभा यानी लोक की सभा, सेना नायक सेना का नायक, आज्ञानुसार आज्ञा के अनुसार, सचिवालय सचिव का आलय, स्वास्थ्य रक्षा स्वास्थ्य की रक्षा, अमृत धारा अमृत की धारा, यदुवंश यदु का वंश, अछूतोद्धार मतलब अछूतों का उद्धार। ठीक है, तो ये आपका हो गया बालक संबंध तत्पुरुष। क्लियर है, और संबंध तत्पुरुष में हम लोग का, के और की, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट बच जाता है बच्चा आपका अधिकरण तत्पुरुष, और अधिकरण तत्पुरुष में और पर आता है। ठीक है ना, हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन क्वेश्चन जैसे बोला जाएगा तो आपको समझ में आने लगेगा वाला। ठीक है, जैसे देखिए रण कौशल यानी कि रण में कौशल, विचार मग्न विचार में मग्न, विद्या में प्रवीण व्यवहार में कुशल, लोक में प्रिय सिर में दर्द डिब्बे में बंद, शरण में आगत जग पर बीती दान में भी। ठीक है ना, जैसे जग बीती जग पर बीती, शरणागत शरण में आगत, डिब्बा बंद डिब्बे में बंद, सिर दर्द यानी सिर में दर्द, लोकप्रिय लोक में प्रिय, व्यवहार कुशल व्यवहार में कुशल, विद्या प्रवीण विद्या में प्रवीण, विचार मग्न विचार में मग्न, दानवीर दान में भी। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको अव्ययी और तत्पुरुष समास समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास के बारे में। ठीक है ना, तो जिस समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य
अथवा उपमेय में उपमान संबंध होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है ना। या सीधे से आप समझिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे बालक, देखिए जैसे कि श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, ठीक है ना, हम इसके बारे में विशेषता बता रहे हैं कि अंबर कैसा है, श्वेत है, ठीक है ना। आप सीधे से समझिए कि जिसमें आपको विशेषता बताई जाए, क्या किया जाए, विशेषता बताई जाए। जैसे महाराज यानी महान है जो राजा, राजा के बारे में बताया जा रहा है वो कैसा है, महान है। जैसे महादेव यानी देवों के देव, महादेव यानी महान है जो देव, एक देवता है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, वो कैसा है कि महान है। नरोत्तम, जैसे नरों में जो उत्तम है, तो नर है कि उसकी विशेषता बताई जा रही है कि नरों में उत्तम है, ठीक है। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में जो उत्तम है। मुनिवर जो मुनियों में श्रेष्ठ है। चरण कमल, चरण रूपी कमल, ठीक है ना, चरण कमल ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ, ठीक है ना। कर कमल, कमल के समान कर। भुजदंड, दंड के समान भुजा। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, ठीक। तो ये आपका है बच्चा कर्मधारय समास का एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें द्विगुण समास की, तो द्विगुण समास में बच्चा आपका आएगा संख्यावाचक, ठीक है ना। इसमें बात करेगा नंबर्स की बात करेगा। द्विगु समास में संख्या की बात करेगा कि अर्थात जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक हो, विशेषण और किसी समूह का बोध कराता उसे द्विगु समास कहते हैं हम लोग, ठीक। देखिए जैसे द्विगु समास का मतलब क्या, देखिए जैसे चौराहा देख रहे हैं, यानी चार राहों का समाहार। देखिए यहाँ चार आ गया, आपको क्या दिखेगा, नंबर दिखेगा, एक दो तीन चार ऐसे करके, आप समझ जाइएगा कि वहां पर द्विगु समास है। जैसे त्रिफला, तीन फलों का समाहार। त्रिलोक, तीन लोगों का समाहार। नवनिधि, नवनिधियों का, देख रहे हैं सब में तीन, नौ, पंच, तीन, तीन। नवरत्न यानी नवरत्न मतलब नौ रत्नों का समाहार, नौ। तीन भुवनों का, पंचवटी में पांच वटों का, ये पंचवटो है, यहाँ नहीं रहेगा, पंचवटों का समाहार। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब ये बालक कि इसमें आपको नंबर्स मिलेगा, संख्या मिलेगा। जब संख्या मिलेगा तो आप समझ जाइए कि वहां पर द्विगु समास है। क्लियर है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब द्वंद्व समास की बात कर रहे हैं। द्वंद्व से ही आपको समझ जाइए कि लड़ाई की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें लड़ाई कब होगी, जब दोनों लोग समान बल के होंगे, ठीक है ना। तभी तो लड़ाई होती है। एक कमजोर रहेगा, एक दूसरा तो पहले भाग जाएगा। पढ़ लेते हैं। जिन समस्त पदों में दोनों पद समान हो, द्वंद्व समास होता है। इसमें दोनों पदों को मिलाते समय मध्य स्थित, यानी देखिए इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका जो लोप होता है वो और, अथवा, या विलोम शब्द आता है, ठीक है ना, विलोम शब्द आता है और योजक चिन्ह लगा रहता है, ठीक है ना, तब जाके द्वंद्व समास हो जाता है। जैसे देखिए खट्टा मीठा, आ गया खट्टा और मीठा, या कह सकते हैं खट्टा या मीठा। घी शक्कर अर्थात, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया। देखिए घी शक्कर का मतलब हो जाएगा घी और शक्कर, ठीक है ना, घी और शक्कर। क्लियर है। जैसे देखिए अन्न जल, तो अन्न और जल ये नहीं रहेगा, ठीक है ना, अन्न और जल हो गया, ठीक है। जैसे कि अमीर गरीब, देखिए जैसे अमीर गरीब यानी कि अमीर और गरीब। भूख प्यास, भूख और प्यास। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा। अपना पराया, अपना और पराया। भला बुरा, भला और बुरा। माँ बाप, मार बाप। देखिए इसमें और लोभ का चिन्ह हो जाता है, ठीक है ना, और ठीक है ना। और फिर से बता दे रहा हूँ, इसमें या तो या आए, या अथवा आए, या और आए, और योजक चिन्ह इसमें लगा रहता है, ठीक है ना, तो हो जाता है वो द्वंद्व समास हो जाता है। क्लियर बच्चा। चलिए इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं हम लोग बहुब्रीहि समास की। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है ना, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो क्या होता है, इसमें तीसरा अर्थ निकलता है, ठीक, तीसरा अर्थ निकलता है। जब तीसरा अर्थ निकले बालक, तो आप समझ जाइएगा कि वो बहुब्रीहि समास है, ठीक है ना, बहुब्रीहि। और इसमें जो निकल के आता है वो अर्थात आता है। जैसे मैं बता रहा हूँ अभी, कि जब पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, जैसे चक्रधर, यानी अर्थात चक्र को धारण करने वाला है जो, कौन है भाई, कृष्ण जी। देख रहे हैं इस चक्रधर का क्या मतलब निकला है, इसको बोला गया है वो कृष्ण जी के बारे में बोला गया है। समझ रहे हैं। तो इसमें एक बात और आप ऐड कर सकते हैं कि जितने भी योगरूढ़ शब्द होते हैं ना, ठीक, वो सबके सब बहुब्रीहि समास होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे चक्रपाणी,
यानी कि चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात वो कृष्ण है। चतुर्मुख, 4 है मुख जिसके ब्रह्मा जी हैं। महात्मा, महान आत्मा है जिसकी सुमुखी यानी सुंदर मुख वाली, ये किसी तीसरे के बारे में बात कर रहा है। जितेंद्रिय, जीत लिया है इंद्रियों को जिसने। 12 सिंहा, 12 सिंहों वाला। मृग नयनी, मृग जैसे नैनों वाली। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। दीर्घ बाहु यानी लंबी भुजाओं वाला, जिसे हम विष्णु जी को कहते हैं। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी विष्णु जी को हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास का मतलब निकलेगा उस शब्द का तीसरा अर्थ निकले। कौन सा अर्थ निकले? तीसरा अर्थ। जब तीसरा अर्थ निकले तो वो आपका हो जाएगा बहुब्रीहि हो जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है आपको द्विगु और बहुब्रीहि में कंफ्यूजन है, तो जब भी आपको मिले द्विगु और बहुब्रीहि, कुछ ऐसे वर्ड शब्द होते हैं जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं, तो सबसे पहले आपको जाना है बहुब्रीहि पे, ठीक है। आप बहुब्रीहि को सही मारेंगे, ठीक। जैसे देखिए बहुब्रीहि समास और द्विगु समास में अंतर समझिए। जैसे देखिए पंच रत्न दिया, यानी 5 रत्नों वाला, तो बहुब्रीहि समास हो गया। सेम यहीं पे है पंच रत्न, लेकिन मैंने बोला सिर्फ 5 रत्न, तो द्विगु समास हो गया। जब तीसरा अर्थ निकले वाला, ध्यान दीजिए, तीसरा जब अर्थ निकले तब हो जाएगा आपको बहुब्रीहि। और जब अर्थ नहीं निकले, जब नंबर्स निकले, यानी कि जब संख्या की बात करें, तो आपका हो जाएगा द्विगु समास। चतुर्भुज, 4 भुजाएं जिसकी विष्णु हो गया, वही चीज 4 भुजाओं से युक्त द्विगु समास हो गया। क्लियर है? जब तीसरा अर्थ निकले तो बहुब्रीहि, और जब तीसरा अर्थ नहीं निकले तो द्विगु समास हो जाएगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन चलते हम लोग। जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया कि राह खर्च। राह खर्च को अगर शाब्दिक अर्थ हम लोग निकालें तो राह के लिए खर्च, राह के लिए खर्च, ठीक है ना। अब इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद फाइंड आउट करना है कि अब के लिए आ गया इसमें तो क्या बहुब्रीहि समास होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा, अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। आप इसका आंसर करेंगे, ठीक है। जैसे अश्रु गैस, ठीक है ना, तो अश्रु के लिए गैस होगा। क्लियर है? अब आपको आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा। तीसरा है निम्न शब्द में से अव्ययी भाव समास नहीं है। तो ऐसे इसमें से 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, इसमें से एक विकल्प ऐसा है जो इसमें अव्ययी भाव समास नहीं है। तो देखिए मैं हिंट दे दे रहा हूँ, देखिए प्रति इसमें उपसर्ग है, यहाँ देखिए अव्यय आ गया है, मंद मंद, बे हट के देखिए बे आपका उपसर्ग हो गया, ठीक है ना। बाकी आप समझदार है, इसका आंसर करिए। अति उत्तम शब्द में समास है क्या? अति उत्तम में तो अति धन उत्तम, ठीक है ना। मैं इसको तोड़ दिया, अति धन उत्तम। आई होप अभी आप नहीं समझ पाए हैं तो फिर प्रॉब्लम है, आप इसका आंसर करिएगा, ठीक है ना। ये कौन सा समास है? जलवायु में कौन सा समास है आपको बताना है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जल और वायु। कर कमल में कौन समास है? मैंने इस पे टिक भी मारा था, ठीक है ना, कि पूछा जाता है पेपर में। पंच पात्र, देखिए इसमें 2 आंसर हो सकता है, मैंने आपको बताया भी था। या हो सकता है आपका इसमें बहुब्रीहि भी हो सकता है और द्विगु भी हो सकता है, ठीक है। तो केयर करिएगा कौन सा आंसर इसमें है। राधे श्याम, राधे और श्याम। अब बताइएगा आंसर कौन है। व्यय की कर्मधारय क्या है? गृहागत, यानी गृह को आगत, इसको हम लोग बोलते हैं, गृह को आगत। आई होप अब आप आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। श्वेतांबर शब्द में कौन सा नहीं रहेगा, कौन सा समास से आपको छाटना है? क्या कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, द्विगु है, तत्पुरुष है, ठीक बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।